हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी। वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपकी हम क्लास 10th की साइंस, है ना। और साइंस सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी की। तो कंटिन्यूसली इस चैनल पर आपके 10th के पर्टिकुलर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, है ना, स्पेशली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी के जो वीडियोज हैं वो रेगुलर अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको कहीं भी कोई भी किसी भी चीज़ को समझने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारा जो आज का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्लास 10th का बायोलॉजी है। ठीक है, और इसके नोट्स प्रॉपर आपको मिल जाएंगे, है ना। कैसे मिलेंगे तो आपको एक बार मेरे को कमेंट करना है, अगर चाहिए होगा तभी तो भाई आप कमेंट करोगे। तो लाइफ प्रोसेसेस, हमारा ये जो आपका बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6, तो ये है लाइफ प्रोसेसेस। बहुत देखो अच्छे से समझते हैं लाइफ प्रोसेसेस है क्या। तो कुछ नहीं भाई, हम और आपके लाइफ में मतलब भाई हम जो छोटे से इतने बड़े कैसे हो गए, हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या सारी चीजें होती है, मतलब ओवरऑल हमने बॉडी के ही बारे में पढ़ेंगे। भाई हम छोटे से इतने बड़े कैसे हो गए और अब बड़े से बूढ़े कैसे होंगे, तो ये सारी की सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं इसी लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, बहुत ही ध्यान समझना। हो सकता है कि इस चैप्टर का कई सारा पार्ट बने आपको अच्छे से समझने के लिए, है ना। हो सकता है कि थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा चला जाए लेकिन इतना श्योर है कि आपको चीजें बड़े अच्छे से समझ में है। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि है क्या ये लाइफ प्रोसेसेस, है ना। चलो, तो जैसे मान लो पता है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, एक प्रोसेस है। नाम से ही लग रहा है, मतलब जिंदगी को हम भाई कैसे जी, वो तो नहीं, वो उस वाले फिजिकल वाले तरीके से नहीं कि नहीं गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, सारी चीजें नहीं। मतलब एक अच्छी, अगर आपको हेल्दी लाइफ अगर जीनी है तो हमारी बॉडी क्या कैसे वर्क कर रही है, हम इतने छोटे से इतने बड़े कैसे हो गए, फिर बड़े से बूढ़े कैसे हो जाएंगे, तो ये सारी की सारी बातें हम लोग इसी लाइफ प्रोसेस में समझते हैं। देखो क्या कहता है कि लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जनरली है क्या, तो ये एक एसेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, किसके लिए, फॉर एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जब भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर एक चीज आ जाएगी, हर एक चीज है, हर एक वो चीज वो खाने वाली चीज नहीं, हर एक वो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम आपने बचपन से लेकर के अब तक सुना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इवन आपके वो प्लांट्स, इवन आपके वो एनिमल्स। और जब भी हम एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल का मतलब ह्यूमन खुद। हम लोग भी क्या है, एक विशेष प्रकार के एनिमल ही तो हैं, है ना, स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल है। हरकतें हम लोग की वही है, जानवरों वाली हैं। बस थोड़ा सा कान ऐसे बना दिया गया, हाथ ऐसे बना दिया गया, थोड़ा सा दिमाग दे दिया गया है, लेकिन हरकतें अभी भी वही है ना। ठीक है, तो अब देखो, तो क्या हुआ, लाइफ प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है ना, कि भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी वो कैसे गुजार रहा है, तो एक प्रोसेस। जनरली ये 4 तरीके के होंगे, फिर हम लोग डिटेल में इसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम आपसे पूछा गया, देखो यहाँ पे जैसे लिविंग है ना, अब कहते हैं कि व्हाट इज अलाइव एंड नॉट अलाइव। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो सारे के सारे जो नोट्स बनाए गए हैं वो एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, तो बड़े ही अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो कहता है अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज अलाइव एंड नॉट अलाइव, भाई जिंदा और मतलब कहते हैं ना, अलाइव है, ये अलाइव है, ये नॉट अलाइव है, ये नॉन अलाइव है। तो अब देखो अलाइव की डेफिनेशन क्या होगी, जो मूव करेंगे एंड जो ग्रोथ करेंगे, है ना। ये सब सारी चीजें जो करेंगे, मूविंग होगी, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, लिविंग बींग्स कहलाएंगे, है ना, मतलब जिंदा चीजें कहलाएंगे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रीदिंग होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज। अब मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये टेबल है, सर मूव करा दिया, सर टेबल है ग्रो करा दिया, बड़ा कर दिया उसका, सर एक पाय एक और पैर जोड़ दिया, तो नहीं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रीदिंग होनी चाहिए। अगर ब्रीदिंग है तभी वो क्या है, अलाइव है। चलो, अब सर बात करें अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स तो सर जो हमारे मूव नहीं करते हैं, मूव करते हैं उनके जो मतलब उनके मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पर खड़े खड़े रह करके, क्या जैसे मान लो प्लांट छोटा सा होता है, बड़ा हो जाता है, क्यों, तो ऑब्वियस सी बात है, मूवमेंट तो हो ही रहा है ना। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स की देखो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज है कि अगर वो पहली जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, दे हैव ग्रीन लीव्स, उनके पास ग्रीन पत्तियां होती हैं। ठीक है, और दे ग्रो ओवर टाइम, और टाइम के साथ वो बड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये सब सारी की सारी चीजें क्या है, लिविंग थिंग है। तो हम अपने इस चैप्टर में लिविंग थिंग्स के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है कि अब देखो एक और चीज होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या कहता है, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। जैसे मान लो प्लांट्स छोटे से बड़ा हो गया, या आप मान लो छोटे से बड़े हो गए, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है, बट वो चीज आपको दिख नहीं रही है।
ठीक है ना। तो ये बेसिक हमारा फीचर है, बेसिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। ये लिविंग बींग्स का एक बहुत ही बेसिक सा फीचर है। क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। इसको याद रख लो, इसको रट लो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक से ये फीचर है। ये अगर नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज जो है जिंदा नहीं कहलाएगी, है ना। अच्छा, अब एक एक्सेप्शन में आते हैं हमारे वायरसेस, बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा जो चल रहा था कोविड-19 वाला इरा जो चल रहा था, ठीक है। तो वायरसेस देखो क्या होते हैं ना, जब ये बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे किसी सेल के बाहर होते हैं, आपने सेल के बारे में आपने अच्छे से जाना होगा क्लास 9 में। तो जब वायरसेस, जब देखो, जब क्या होता है कि जब ये सेल के जब बाहर होते हैं, जब वायरस जब सेल के बाहर होते हैं तो ये कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो क्या सर इसे हम मुर्दा मान लें? नहीं। देखो होता क्या है, जनरली जैसे ही जब किसी लिविंग बॉडी में जब ये इंटर करते हैं, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाते हैं? तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। व्हेन दे रीच इनसाइड द सेल दे स्टार्ट देयर मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, जैसे ये किसी सेल के अंदर, किसी लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, वैसे ही इनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा है, वायरसेस कहने का मतलब सर क्या है भाई? अभी रिसेंटली हमारा जो ईयर बहुत बुरे तरीके से जो गुजरा है ना, वायरसेस आर फाउंड इन द क्रिस्टल फॉर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे जो अभी जो न्यू वायरस जो डिस्कवर हुआ है वो है आपका नोवेल कोरोना वायरस, है ना। तो ये वायरस का नाम है कोरोना वायरस, और इसके थ्रू जो डिजीज होती है वो होती है कोविड-19, दैट मीन्स कोरोना वायरस डिजीज होती है। इतनी बात बताओ जरा, क्लियर हुई? ये चीज सारी बातें क्लियर हुई, है ना। ये सब सारी बातें हम लोग इसी चैप्टर के रिगार्डिंग ही समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ और बातें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। सही बात है, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है भाई। हमारा नाक, हमारा कान, जो एनिमल हैं, तो उनका क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है। दूसरी चीज, दे हैव टिश्यूज। इनके पास क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं। अब देखो टिश्यूज अब किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? टिश्यूज बने हुए होते हैं सेल से, और सेल फिर हमारा फिर से क्या होता है? सेल है स्मॉलर, सेल के भी स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सेल के अंदर भी क्या होते हैं? बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो टिश्यूज होती हैं, टिश्यूज भी सेल से मिलकर के बनी हुई होती हैं, और सेल के अंदर भी बहुत सारे स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था, जो पढ़ा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह, है ना। तो इस बार सारी चीजें हैं। अच्छा, टू कीप रिपेयरिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सब देखो बेसिक फीचर है। क्या ये सब हम चीजें क्या बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं बेसिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो टू कीप रिपेयरिंग, ये अपने आप को रिपेयर करते हैं। जैसे मान लो आप कहीं खेल रहे हो, चोट लग गई, तो क्या करते हो? आप रिपेयरिंग करते हो। टू कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, ये हमेशा अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर ही रहते हैं भाई। बाल झाड़ना ये वो सारी चीजें मेंटेन करके रखते हो। हाँ, तो मतलब थोड़ा और हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर देख रहे हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड ऑल द टाइम, और ये हर समय हमारी बॉडी में हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारा जो ब्लड है, ब्लड सेल्स है, हर एक चीज क्या कर रही होती है लिविंग थिंग्स के अंदर? ये सारी की सारी हमारी जो चीजें हैं वो मूव कर रही होती है। बात समझ में आ गई? ये हम बात कर लिए कुछ बेसिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब समझते हैं, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस देखो हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें जीवन जीने में हेल्प करती है, जो हमारे लाइफ मतलब हमारी हेल्थ को बैलेंस करके रखती है ना। तो जनरली 4 तरीके की लाइफ प्रोसेस होती है। अगर वो लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के साथ नहीं होगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं होगा, फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगा। चलो देखो समझते हैं सिंपल से। कभी कभी आपसे ये जो है डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या हो सकता है? मतलब जिंदा रह सकता है। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, जो अपने बॉडी की मेंटेनेंस भी कर सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये बात क्लियर हुई? फॉलो, कितनी सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन समझ लो ना, द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखता है, जिंदा रखने में हेल्प करता है, ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रहते हो? जिंदा रहते हो। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस भी करना है, स्कूल जाते समय बाल भी झाड़ना है, फेस वॉश से मुंह भी धोना है, सारी चीजें करनी है।
और भी सारी चीजें हैं, जैसे मान लो कहीं चोट लग गया तो उसको मेंटेनेंस, ये चीज मतलब है। फिर आपकी मान लो कोई छोटा सा बच्चा है तो उसको बड़ा करना है, बड़े से फिर बूढ़ा करना है, तो ये सब सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी लाइफ प्रोसेस के जो मतलब ये सब जो काम करते हैं उन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब देखो जनरली हमारे बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो जनरली 4 तरीके की लाइफ प्रोसेस को शो करती है। हम बारी बारी से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना इसी चारों प्रोसेस के बारे में ही डिटेल बताएगा, तो हो सकता है बहुत सारे इसके वीडियो के पार्ट बने। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। देखो जो सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है न्यूट्रिशन। हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से 4 प्रोसेस हैं, फिर उसके बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले शॉर्ट में हम लोग देखो समझ लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपने बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, क्लास 7 से आप पढ़ते चले आ रहे हो। न्यूट्रिशन का देखो मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ध्यान से सुना, 2 बातें होती है, एक होता है न्यूट्रिशन, एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप कोई भी खाना अपने बॉडी के अंदर लेते हो और उसे एनर्जी ऑब्टेन करते हो, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स, जो चीज आप खा रहे हो उसमें फैट्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। फर्क समझना। तो न्यूट्रिशन क्या है भाई, एक प्रोसेस है, पहला लाइफ का पहला प्रोसेस क्या है, तो लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जरूरत है भाई हमें देखो न्यूट्रिशन की। भाई अगर न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगी बॉडी में तो बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, हम क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर कराते हैं। कैसे, हम जो फूड खाते हैं ना वही फूड हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। कैसे पता है एनर्जी देती है, तो उस फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। ध्यान से मेरी बात समझो, फूड में क्या होता है, उस फूड में होता है न्यूट्रिएंट्स। तो वही न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देता है, एनर्जी देती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी देखो, ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड। मतलब भाई बाहर खाना रखा हुआ है, खाया, एनर्जी मिली, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ, छोटे छोटे और भी स्मॉलर कंपोनेंट में टूटा, वहां से हमें एनर्जी मिली और फिर हमें इस तरीके से हम अपना काम कंटिन्यूअसली करते चले आ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब एनर्जी लेने का जो प्रोसेस है किसी फूड से, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ध्यान रखना एक प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो, अब फूड का मतलब क्या, फूड का मतलब जैसे कि जो ऐसे जो चीजें जो न्यूट्रिएंट्स कंटेन किए हुए, जैसे हम जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उन सभी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है भाई, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, यहाँ देखो ये चीजों ये जो ऐसे लिखा गया ना, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें मेंशन है। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी और चीजें आप मिनरल्स, विटामिन वगैरह जो भी सारी चीजें आप सोच सकते हो, वो सब हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है ना, सब सभी के सभी हमारे क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है ना, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इनको, हम लोग और क्या नाम जानते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होता है जिनमें कार्बन मस्ट है कि पाया ही पाया जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट मोस्टली रेयर ऐसी कोई चीज होती है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीजों में कार्बन ही पाया जाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब समझ में आया, जो हम लोग फूड खा रहे हैं, है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दीज आर कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मतलब साफ साफ ऐसे जो इनमें कार्बन, ठीक। अच्छा, थोड़ी सी और बातें समझते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलती है ग्लूकोज, ये वही ग्लूकोज है जो आप लोग बहुत ज्यादा गर्मी होने पर पीते हो, ठीक है। तो जब पीते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो इसमें जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये इसका सिंपलर फॉर्म है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। उसके बाद फैट्स, फैट्स में देखो 2 चीजें आती है, फैटी एसिड आता है और ग्लिसरॉल आता है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में भी एक चीज आती है, एमिनो एसिड। तो ये सब सारी चीजें ना, इन सब सारी चीजों में ब्रेक डाउन हो जाती है, सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में। ये बात बताओ, इतनी जरा समझ में आ गई, बहुत अच्छी सी ये सब सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपकी अपनी ही फूड से, अपनी ही बॉडी से रिलेटेड सारी बातों को जो है जानने का इस चैप्टर में एक अच्छा सा मीडियम है ये चैप्टर आपके लिए, है ना, कि अपने फूड के बारे में जानो आप, है ना। अब देखो जो दूसरा हमारा जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, बहुत बड़ी चीज है। आपको लगता है कि हम केवल सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना, नहीं, इसी सांस इनटेक की वजह से जो हम जो रेस्पिरेशन, हम जो अपने अंदर जो इनहेल करते जो ऑक्सीजन लेते हैं, इसी ऑक्सीजन की वजह से हमारा फूड भी बर्न होता है ना। और जब फूड बर्न होता है तभी हमें एनर्जी मिलती है। अगर आप रेस्पिरेशन लेना छोड़ दो पहली बात, तो वो तो जरूरी है ही, ठीक है। तो जनरली रेस्पिरेशन का एक और सबसे अच्छा सा काम, हम लोग इसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरीके से हमारे फूड को क्या करता है, बर्न करता है, और वहां से ऑक्सीजन जो हमारा है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होकर के फिर हम उसको एक जो है
क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से दूसरा ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन, याद रहेगा। पहला प्रोसेस क्या हुआ, न्यूट्रिशन, दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, रेस्पिरेशन। तो क्या भी रेस्पिरेशन क्या है, देखो समझ लेते हैं, डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। अ प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें हमारे फूड क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मतलब फूड के ब्रेक डाउन होने का क्या मतलब है, न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होना थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो एनर्जी का रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और क्या आप मेरे को एटीपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या? चलो देखिए कितने बच्चे बताते हैं, बिना गूगल के, बिना गूगल नहीं करना है, ठीक है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलो तीसरा देखो, हमारा जो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आपने खाना खा लिया, एनर्जी भी मिल गई, भाई ऐसा तो है नहीं है ना कि एनर्जी एक ही जगह रहेगी, उसको बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना है। जैसे मान लो मेरी ये उंगली कट गई, ठीक है, तो हमने खाना तो यहाँ स्टमक में खाया है, ठीक है ना, तो अब भाई यहाँ से कुछ ऐसा तो होगा ना, ट्रांसपोर्ट होकर के इस उंगली में आएगी ना, ताकि ये उंगली हमारी फिर से क्या हो जाए, सही हो जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया कि इन दिस प्रोसेस ऑल द एसेंशियल सब्सटेंसेज आर एब्सॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्ट देम। ट्रांसपोर्ट मतलब भाई भेज दो, एक जगह से दूसरी जगह भेज दो, कहाँ, दिल्ली मुंबई नहीं, आपकी बॉडी में ही एक पार्ट से दूसरी पार्ट में। बात समझ में आ रही है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के हर एक सेल में वो न्यूट्रिएंट्स जो है, वो जो एनर्जी जो है वो चली जाए, जो भी आपको एनर्जी मिली है वो ट्रांसफर हो जाए। बात समझ में आ रही है ना। बॉडी के हर एक पोर्शन में जाना चाहिए, अगर हर एक पोर्शन में नहीं जाएगा तो बॉडी का कोई पोर्शन वीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब देखो क्या हुआ भाई, ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लो किचन है, किचन में जब आप खाना बनाते हो तो कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें हो जाती है ना, बच जाती हैं, जिनको आपको कचड़े के फॉर्म में बाहर फेंकना पड़ता है। तो एक्सक्रीशन भी समथिंग जस्ट लाइक वैसे ही है, ठीक है। तो बायोकेमिकल एक हमारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्रिएट सम बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब देखो, जैसे भाई हमारी हमने जो भी फूड खाई उसे में एनर्जी मिली, तो अब एनर्जी तो मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी हमारे बन गए बॉडी के अंदर। अब उन बाई प्रोडक्ट्स को क्या करना है, हमें बॉडी के बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि ये केवल देखो यूजलेस ही नहीं होते हैं, अगर इनको बॉडी के अंदर अगर बहुत देर तक अगर रख दिया जाए, बहुत दिनों तक अगर रख दिया जाए, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो जाते हैं, ठीक है। द रिमूवल ऑफ दीज बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये जो रिमूवल का जो प्रोसेस है, हम बॉडी के बाहर सब जो भी वेस्ट मटेरियल इनको बाहर जो हम निकालते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं चारों चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ओवरऑल एक समरी समझ लो कि सर हमें क्या पढ़ना है। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द 4 टॉपिक्स, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन। बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग केवल और केवल बच्चे बात करेंगे न्यूट्रिशन की। और ये न्यूट्रिशन टॉपिक इतना बड़ा है ना, इसमें भी 2 चीजें आ जाती हैं। 2 चीजें क्या आ जाती हैं, एक तो न्यूट्रिशन जो प्लांट्स लेते हैं, जिनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग एक देखेंगे, और एक हम लोग देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल प्लांट्स के बारे में, दैट मींस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि आपकी एनसीईआरटी के टॉपिक का एक पार्ट है। बात क्लियर हो गई। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है लाइफ का पहला प्रोसेस, दैट मींस न्यूट्रिशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में, कि भाई प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं। बात क्लियर हो गई। बताओ जरा, यहाँ तक आप कमेंट करके बताओ थोड़ा कि यस सर मेरे को यहाँ तक हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, अच्छे से सारी चीजें क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो आ जाए, तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी जान चुके हैं कि सर एक हमारा प्रोसेस होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम लोग एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। अब देखो, न्यूट्रिशन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसी बात है, न्यूट्रिएंट से ही हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन देखो जनरली 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स हमारा देखो 2 तरीके का होता है। एक हमारा होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक जिसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन, सब्सटेंसेस इस तरीके से चीजें आती हैं। और दूसरा हमारा होता है इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि आपके मिनरल्स, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। वाटर हो गया, CO2 हो गया, ठीक। उसके बाद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में देखो, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे,
इनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब सॉरी, इनको हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानेंगे। तो सब्सटेंसेस विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, जिनमें दोनों साथ साथ हों, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये सब सारी की सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आएंगी। वी गेट ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द प्लांट। देखो जनरली प्लांट्स हमें जो भी चीजें देती हैं वो सब हमें ऑर्गेनिक फूड देता है। ऑर्गेनिक फूड का मतलब समझ में आ गया, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। ठीक है, सच एज सेरेल्स, व्हीट, राइस, मेज, इटीसी, वेजिटेबल, फ्रूट, इटीसी, सब हमारे क्या होते हैं? सब हमारे जो है ऑर्गेनिक फूड होते हैं। बात क्लियर हुई? तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि सर कितने तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम लोग जो खा रहे हैं वो दो तरीके की जनरली चीजें होती हैं, एक हमारा होता है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। बात समझ में आ गई? ऑर्गेनिक का मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, इनऑर्गेनिक का मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा देखते हैं कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब जो लिविंग थिंग्स है वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो लिविंग थिंग में मोटी मोटी बातें समझ लो। लिविंग थिंग में दो चीजें आ जाती हैं। लिविंग थिंग में दो चीजें आ जाती हैं, एक आपका आ जाता है प्लांट्स, एक आपका आ जाता है प्लांट्स, और एक आपकी आ जाती है एनिमल, जो कि हम लोग भी क्या हैं? एक विशेष प्रकार के एनिमल हैं। तो प्लांट आ जाते हैं और एनिमल आ जाते हैं। तो प्लांट जिस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है, बात को समझो, सुनो बात को समझो, प्लांट जिस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम पहले फिलहाल बात कर लेते हैं कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेता है, और हम लोग जिस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं, काऊ, ह्यूमन, जो भी आप जितने भी एनिमल्स, जितने भी आपने एनिमल्स देखा है इंक्लूडिंग बर्ड्स, वो सारे के सारे हमारे किसमें आएंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि जो अपना फूड खुद से बना ले। भाई प्लांट्स है तो प्लांट्स अपना खाना क्या करेगा? खुद से बनाएगा ना। अब हम कहोगे सर हम लोग भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, सर किचन में जाते हैं, मैगी लाते हैं और सब खुद से मैगी बना कर खाते हैं। तो ये खुद से बनाना नहीं हुआ। ये आप मैगी भी क्या हुई है? किसी दूसरे चीज से में किसी जैसे वो भी मैदे की बनी हुई है या फिर वो भी आटे की बनी हुई है। तो आप कहाँ बना रहे हो उसे, है ना? लेकिन प्लांट्स अपना फूड क्या कर रहे हैं? खुद से बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग अभी फिलहाल बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, बाद में हम लोग ये देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब कि हम लोगों के बारे में। तो फिलहाल आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ जी बच्चे देखो, तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना सेल्फ नरिशमेंट कर, खुद से। जैसे होता है ना, कभी कभी अपने बालों में आप खुद से तेल लगाने लगते हो, ठीक है, तो फिर मम्मी हाथ करके देखती अच्छे बालों में, तो लिबर्ट जब आप खुद से लगाओ, ठीक है, सेल्फ सेल्फ भाई अपना काम करो, दैट इज। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट, ठीक है, सेल्फ नरिशमेंट जो खुद से करते हैं। जैसे कि प्लांट्स हो गए आपके, एग्जाम्पल देखो बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना। प्लांट्स हो गया, एल्गा हो गया। एल्गा ये जो वहां पर पाया जाता है ना, जो मतलब जो खराब पानी या फिर जो नदी तालाब वगैरह होते हैं जिसमें हरी हरी चीजें आपको दिखाई देती हैं, काई जिसको बोलते हैं, लाइकन, ठीक है। तो एल्गा, लाइकन में दो चीजें होती है, एक होती है आपकी एल्गा और एक होता है याद नहीं आ रहा है मेरे को एग्जैक्टली, एक एल्गा होता है और एक फंगाई होता है, ठीक है, दो चीजें होती हैं। तो एल्गा होता है जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, या जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। नाम याद रखना, नाम बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, एल्गा या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। चलो भाई देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आ जाते हैं इस पर। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी हम लोग बातें समझते हैं प्लांट्स के बारे में। और हम लोग अभी जो न्यूट्रिशन देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स में देख रहे हैं। देखो स्पेशली जिन जिन प्लांट्स की पत्तियां ग्रीन होती हैं, ठीक है, या हल्की थोड़ी वायलेट या येलो कलर की होती है, तो वो भी थोड़े बहुत क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ सर? फोटोसिंथेसिस का मतलब कि प्लांट्स जिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट्स नीड ऑर्गेनिक फूड। प्लांट को भाई क्या चाहिए? फूड तो चाहिए। कैसी फूड चाहिए? ऑर्गेनिक फूड चाहिए, मतलब नरिशमेंट चाहिए। ऑब्वियस बात है, प्लांट को जब तक फूड नहीं चाहिए होगा तब तक वो कैसे बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं बड़ा होगा। और जब बड़ा नहीं होगा तो फिर आपको वो ऑक्सीजन कैसे देगा? और आपको वो खाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आम अमरूद इससे कैसे देगा? नहीं दे पाएगा ना। ओके, तो प्लांट सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सेम वही देखो, कार्बोहाइड्रेट्स दैट मीन्स हमारा क्या है? ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है। दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बोलो जरा, बात क्लियर हो गई थी?
ठीक है, अब आगे समझो। फोटोसिंथेसिस जो हमारा होता है क्या होता है एग्जैक्टली, इसको समझते हैं। कभी कभी ये डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस देखो क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, आपको ये सब बेसिक बात पहले से भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए देखो सन की लाइट जरूरी है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी मतलब लाइट की एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन होता है। किसमें, केमिकल एनर्जी में। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही सुंदर सा डेफिनेशन है। ठीक है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और जनरली क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट दैट मीन उनका जो खाना है, फूड। ठीक है, बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट इज लीव्स। ग्रीन पार्ट, भाई प्लांट में ग्रीन पार्ट क्या होते हैं, लीव्स ही होते हैं। तो ऐसा क्या है लीव्स में जिसके थ्रू उनका खाना बन गया। भाई हम लोग क्यों नहीं बना सकते, हम लोग अगर धूप में जाते हैं तो हम लोग को विटामिन डी मिलने लगता है, हम लोग खाना नहीं बना पाते, ऐसा क्या है। तो प्लांट्स के लीफ में होता है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं और उनको बोला जाता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस का काम होता है, और जिन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है केवल और केवल वही खाना बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है भाई, क्लोरोफिल जरूरी है। नो क्लोरोफिल नो फूड। ठीक है, तो दूसरे मोड से लेंगे, जैसे आपने प्लांट देखा होगा जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, इस तरीके के प्लांट्स भी आप देखोगे। ठीक है, देखो अब इसका थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि जनरली प्लांट्स अपने फूड को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लेते हैं। तो सबसे पहली चीज रॉ मटेरियल के फॉर्म में वो सबसे पहले तो दो चीजें लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अपने रूट से वो H2O लेते हैं। दो रॉ मटेरियल तो ऐसे ले लिए, और ध्यान रखना एटमॉस्फेयर से वो केवल CO2 ही लेते हैं और कुछ नहीं ले सकते, है ना। उनके जो गार्ड सेल होते हैं ना, उनमें गार्ड सेल होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो गार्ड सेल केवल ऐसा स्ट्रक्चर उसका होता है कि वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही आने देता है। हाँ, मान लो अगर एक्सेस अमाउंट में अगर बहुत ज्यादा मान लो अगर पॉल्यूशन हो गया, कुछ और भी गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर प्लांट्स हमारे फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो एक सिंपल सा इक्वेशन, क्या इस फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद कर लेना, रट लेना, चाहे जो समझ लो। तो देखो भाई दो चीजें चाहिए ना, CO2 चाहिए और H2O चाहिए। तो CO2 कितने, CO2 6 CO2, H2O कितने, H2O 12 H2O। और किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स के लीव्स में, पत्तियों में, और सनलाइट तो भाई हमारा सन है ना हमारे ऊपर जो है। तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ही क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, यानी कि जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हो। ठीक है, ये देखो ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा जब कलेक्टेड हो जाता है ना, तो हमारा वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स में। तो ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा, और 6H2O वाटर भी बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन भी बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ रही है क्या, ऑक्सीजन भी बाहर निकाल देगा, और ये वही ऑक्सीजन है जो हम और आप पढ़ाई करते समय ले रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, तो प्लांट्स देखो ये काम करता है भाई, देखो बेचारा अपना खाना भी बना रहा है और साथ में हम लोगों के लिए ऑक्सीजन भी ले रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है प्लांट। और हम लोग क्या करते हैं, उसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब इसको आप ग्लूकोज बोल लो, या कई सारे नाम हैं, सिंपल शुगर बोल लो या मोनोसैकेराइड बोलो। ध्यान से समझ लेना, इसको रट लेना, चाहो तो मोनोसैकेराइड बोल दिया, सिंपल शुगर बोल दिया, या ग्लूकोज बोल दिया। ठीक है, अब यही जो ग्लूकोज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, यही क्या होता है, प्लांट्स उसको यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज मतलब यूज करता है। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट्स। भाई प्लांट्स के जिस पार्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, भाई होती तो वैसे है ही, डेली होती है, तो हर उस पार्ट को क्या करता है प्लांट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स भेजता रहता है। कितनी बात क्लियर हुई बताओ, सिंपल है, बहुत आसान है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से प्लांट अपना फूड बना रहा है। दो चीजें चाहिए उसको रॉ मटेरियल के रूप में, CO2 और H2O, थोड़ा बहुत मिनरल्स भी चाहिए होता है, जो कि नाइट्रोजन वगैरह भी लेता है प्लांट्स रूट से। ठीक है ना, ये सब सारी बातें हमें समझ में आ गई। बताओ इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं और थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, हमें पता है कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो बहुत ज्यादा जब अगर जैसे मान लो हमने कहा कि प्लांट्स में बहुत ज्यादा ग्लूकोज बन गया, तो अब वो उस ग्लूकोज का क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा। जैसे जो मोटे लोग होते हैं ना, तो मोटे लोगों में फैट जो है ना बहुत ज्यादा, इंसानों की बात करिए अगर, ठीक है ना, तो फैट उसमें स्टोर हो जाते हैं।
तो वैसे ही प्लांट्स के केस में होता है, क्या हो जाता है, फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च जनरली है क्या, एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा ग्लूकोज का बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत ज्यादा खाना बन गया भाई, चलो स्टोर करके रख देते हैं और उसका क्या नाम दे दिया, स्टार्च बोल दिया। जैसे कि स्टार्च का एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो में बहुत सारा स्टार्च होता है, बीन्स, राइस, इसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका कंपैरिजन, इस स्टार्च का कंपैरिजन अपने थोड़े से हम लोग ह्यूमन बॉडी के लिए करते हैं। तो सिमिलरली द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड ग्लाइकोजन। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट जो हमारा ग्लूकोज अगर स्टोर हो जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। और प्लांट्स के केस में क्या बोलेंगे, स्टार्च। बात समझ में आ गई, दो बातें ध्यान रहेंगी। एक्सेस ग्लूकोज अगर ह्यूमन बॉडी में अगर स्टोर हो गई तो हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजन, और अगर प्लांट में अगर स्टोर हो गई तो हम लोग बोलेंगे स्टार्च। क्लियर है तो बातें, चलो। अब हम लोगों ने देखा था कि लीफ जनरली हमारा क्या है, लीफ को जनरली हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और कोई फैक्ट्री नहीं, वो अपने खाने के लिए फैक्ट्री है, केवल आपके लिए फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। आपके लिए तो वैसे बहुत सारी वो चीजें हेल्प तो कर ही रहा है, वो खुद का जो है फैक्ट्री है, मतलब अपने प्लांट्स के लिए वो फैक्ट्री है ना। मतलब वहां पर क्या होता है, खाना प्रिपेयर होता है। तो अब हम लोग फिर से इस लीफ की थोड़ी सी हम लोग जो है सेक्शन की बात करते हैं। देखो तो आप एनसीईआरटी के पास, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, थोड़ी सी ओपन कर लो, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, हम लोग क्रॉस सेक्शन अब देखो इसमें लीफ में जनरली कुछ हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या होता है इसमें, अपर इपिडर्मिस होते हैं, लोअर इपिडर्मिस होते हैं, ठीक है। अभी क्या करता है, इसकी वजह से ये जो है इट कवर्स द लीफ, स्टेम, फ्लावर, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये सब सारी चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ में एक छोटा सा पोर्शन होता है, ठीक है ना, एक ग्रीन डॉट्स होता है, द सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, या उसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रीन पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसको हम लोग ग्रीन पिगमेंट के नाम से जानते हैं। सो इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो खाना बनाने का काम होगा वो लीफ ही करेगा और यही बनेगा, ठीक है। कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। एक और छोटी सी एक और बात समझ लेते हैं प्लांट्स के रिगार्डिंग, सॉरी इसके लीफ के रिगार्डिंग। एक और चीज होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा देखो क्या होती है ना, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू गैसेस बाहर अंदर आने जाने का काम करती हैं, और इसके थ्रू वाटर भी अंदर बाहर आने जाने का काम करती है, ठीक है। कभी कभी जैसे मान लो प्लांट्स को अगर जैसे देखते हैं ना, सुबह सुबह जैसे मान लो ठंडी के समय में या गर्मियों के समय में अगर आप घास पर चलो तो घास में बहुत ज्यादा पानी आ जाती है। तो वो पानी कहाँ से आती है, वो प्लांट्स की ही पानी होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाने की वजह से वो प्लांट जो है वो लीव्स के थ्रू अपनी वाटर को बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। बात क्लियर होगी, ओके। ये बात सब सारी बातें क्लियर है ना। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्या, ग्रीन डॉट्स, लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, और इसके अंदर होता है फिर हमारा ये क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद थोड़ी सी और बातें हम लोग समझ लेते हैं, क्या देखो, हाँ अब थोड़ा सा ये हम लोग समझते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर्स, यानी कि जो अभी हमने जो देखा ना टाइनी पोर्स, ठीक है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, एक टाइनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। मैंने आपको पता है गैसेस एक्सचेंज भी होते हैं, और इसके थ्रू हमारा इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जहां से हम लोग ऑक्सीजन को बाहर भी निकालते हैं। द प्लांट्स क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लो उसने बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, अब उसको रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या कर लेगा, जो उसका स्टोमेटा है वो बंद हो जाएगा, क्लोज रहेगा। फिगर में आप देख रहे हो, ठीक है, बुक में, ठीक है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाई दीज पोर्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मान लो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्लांट के अंदर पानी हो गया तो कहाँ से वो एक्सक्रीट करेगा, अपने लीव्स के थ्रू एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक गार्ड सेल होता है, यही गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग, पोर के ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। नाम से ही लग रहा है गार्ड, मतलब तलवार लेकर खड़े, तुम्हें जाना है, फिर तुम ऑक्सीजन गैस हो तुम नहीं जा सकते, तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो तुम जा सकते हो,
ठीक है, इस तरीके से। टू दे हेल्प द रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब वही चीज है कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर अगर निकालना होता है तो यही गार्ड सेल निकालने का काम करता है, ठीक है। अब कुछ बड़ी फैक्ट सी बातें समझते हैं, ध्यान से समझना, नॉलेज वाली चीज है। हाँ सुनो, पहली बात ये है, नोट लगा करके लिख लेना इसको। व्हेन द प्लांट्स हैज इनफ वाटर इन इट्स सेल, मान लो ठीक है बारिश का समय है, भरपूर पानी मिल गया प्लांट्स को पानी की कोई कमी नहीं, इनफ पानी है उसके अंदर, अब नहीं लेना चाहता, ठीक है। द गार्ड सेल स्वेल्स अप, ठीक है। तो जो गार्ड सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। और स्वेल अप होने का मतलब है कि स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो भी एक्स्ट्रा पानी है या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो बाहर निकलेगा। तो स्वेल अप होगा गार्ड सेल, अगर स्वेल, ध्यान रखना कि गार्ड सेल अगर स्वेल अप होगा, ठीक है ना, ये जो गार्ड सेल है तो वो स्वेल अप होगा, फूल जाएगा, तभी पानी मतलब वो हमारा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई और पानी बाहर चला गया। दूसरी चीज, व्हेन द प्लांट इज नॉट गेटिंग इनफ वाटर, ध्यान से सुनो, अगर प्लांट्स, बहुत ज्यादा गर्मी का समय है, प्लांट बेचारा भूखा प्यासा, भूखा प्यासा तो भाई रहेगा ही, भूखा भी है प्यासा भी है, पानी उसको नहीं मिल रहा है, तो वो अपने, तो जो उसके जो गार्ड सेल होंगे है ना, वो स्वेल नहीं होंगे, इसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएंगे। भाई अगर स्वेल नहीं होंगे, भाई देखो स्वेल होने का मतलब है ओपनिंग, ओपन हो गया, स्वेल नहीं होंगे इस तरीके से, तो ओपनिंग क्या होगी, क्लोज हो गई, बात समझ आ रही ना, क्लोज हो गई, स्वेल हुई थी, ये देखो ओपनिंग ओपन हो गई, श्रिंक हो गई, ठीक है। तो जब पानी नहीं, भाई देखो क्योंकि जैसे ही गार्ड सेल ओपन हुआ पानी का लॉस तुरंत हो जाएगा, भाई बेचारे के पास जो भी बचा खुचा पानी था वो भी निकल जाएगा। तो श्रिंक हमेशा रहेगा जब उसके पास सफिशिएंट ऑफ वाटर नहीं है तब, एंड स्टोमेटा स्टे क्लोज सो द प्लांट डज नॉट लूज वाटर बहुत होते हैं, मतलब ये अपना वाटर बहुत ज्यादा बचा करके रखते हैं, ठीक है। और ये बचाने का काम कौन करता है, उनका जो गार्ड सेल है ना वो ये सारा का सारा काम करता है। बात क्लियर हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थी। अच्छा, अब कुछ फैक्टर हम लोग समझते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करने का मतलब हो सकता है कि प्लांट जो है वो अपना खाना बहुत तेजी से बना ले, या अपना फूड जो है बहुत स्लो प्रोसेस से बनाए, बात समझ आ रही ना। तो यही हम लोग सारी चीज ऐसे देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है। तो पहला बोलता है लाइट। देखो ये देखा गया, जनरली ये देखा गया कि जो क्लोरोफिल होते हैं ना, एब्जॉर्ब ब्लू और रेड लाइट। तो ब्लू और रेड लाइट में ये जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना फूड बनाने का काम करते हैं। इट डज नॉट अकर इन ग्रीन प्लांट्स, लेकिन जब ग्रीन लाइट, जब उनके क्लोरोफिल पर जब ग्रीन लाइट जब जो है डाली गई, वो जो है ऑब्जर्व कराई गई, तो फिर ये पता चला कि वो अपना खाना बनाना बंद कर दिए। बात समझ में आ गई, ध्यान रखना, ब्लू लाइट और रेड लाइट में बड़े अच्छा खाना बना लेते हैं ये सब, लेकिन ग्रीन लाइट में ये खाना बनाना बंद कर देते हैं। अब देखो लाइट की इंटेंसिटी अगर लो है, इंटेंसिटी लो कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो हमने कहा मेरे पास ही बल्ब है, अभी देखो मेरा फेस आपको बड़ा अच्छा से नजर आ रहा है, ठीक है, सुंदर सुंदर सा चेहरा नजर आ रहा है। अब देखो हमने लाइट क्या कर दिया, बंद कर दिया, अब थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा दिख रहा है, तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम इंटेंस हो गया। अब लाइट को हल्का सा जला दिया तो ये ज्यादा इंटेंस हो गया। इंटेंसिटी तो लो इंटेंसिटी होती है, तो फोटोसिंथेसिस भी लो होता है। फोटोसिंथेसिस लो होने का क्या मतलब है, खाना बनाने का काम भी स्लो हो जाएगा। भूख लगी हो और मम्मी धीरे धीरे, मम्मी से तो नहीं ना, मम्मी धीरे धीरे किचन में खाना बना रही है, तो है अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा जल्दी बनाओ। तो लो इंटेंसिटी मतलब लो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद एट हाई इंटेंसिटी, अगर मान लो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई तो भी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब खाना बनाने का काम फिर भी कम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा धूप भी नहीं देना है ना, फोटोसिंथेसिस बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दिए, ठीक है, वो भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर तो इंक्रीजेस अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग ये देखा गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा अगर 40 डिग्री सेल्सियस अगर ज्यादा बना दिया तो खाना जल जाएगा है ना। हाँ, तो वही चीज इनके साथ भी होता है। CO2 की देखो बात कर लें, CO2, हाँ अगर सफिशिएंट अमाउंट में अगर CO2 है तो बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा CO2 भी नहीं देना है। पता चले कि सारा का सारा फैक्ट्री का धुआं निकाल करके दे दो प्लांट में, मर जाएगा बेचारा, टॉक्सिक हो जाएगा वो, ठीक है, प्लांट बिकम टॉक्सिक एट वेरी हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब समझो कि CO2 की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई, उस केस में
प्लांट्स हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा बेचारा। ठीक है, वाटर देखो तो सभी चीजें सफिशिएंट अमाउंट में देनी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा या बहुत, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड, बहुत ज्यादा भी नहीं दे सकते हैं। लेस वाटर होगा तो एंट्री ऑफ CO2 इज ऑल्सो स्टॉप्ड इनटू, ठीक है, जो एंट्री होगी वो CO2 की वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर वाटर अगर मान लो बहुत कम है तो CO2 भी तो नहीं लेगा ना। प्रॉब्लम है प्लांट के साथ, क्या प्रॉब्लम है कि भाई देखो वाटर भी बाहर नहीं निकालना है। जैसे ही गार्ड सेल ओपन हुए, स्टोमेटा जैसे ही गार्ड सेल जैसे ही मतलब जो है श्रिंक हुआ या स्वेल हुआ, तो वैसे ही वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और ओपन हुआ तो दो चीजें होंगी, पानी भी बाहर निकलेगा और CO2 भी अंदर आएगा। तो कभी कभी वो CO2 न लेने के लिए भी अपने आप को वो बंद किया जाता है। ठीक है भाई, पानी रहे ठीक है भले, क्योंकि पानी अगर बाहर गया तो प्रॉब्लम होगी, है ना, ये चीजें होती हैं। तो कभी कभी वो अपना फूड बनाना भी बंद कर देते हैं। हाँ, पानी उनके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हम लोग जो है किसके रिगार्डिंग पढ़ लिए, बहुत अच्छे से हमने जो है प्लांट्स के रिगार्डिंग क्या क्या सारी बातें होती हैं हमने पढ़। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि सर यहाँ तक जो बातें हैं क्लास 10th की जो बायोलॉजी का जो लाइफ प्रोसेस वाला ये जो चैप्टर है, यहाँ तक सर बातें मेरे को बड़े अच्छे समझ में आई हैं। देखो थोड़ा सा लंबा होगा, मेरा यही होता है कि चीजें हम थोड़ी सी लंबी खींचते हैं लेकिन बहुत अच्छे समझ में आती हैं। कहोगे पढ़ने के बाद कि सर हर एक टॉपिक, हर एक जो चीज है ना वो मेरी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मजा आ गया सब पढ़, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो, कोई बात नहीं, आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दो। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगा है तो बताना है आपको कमेंट करके, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी क्या कर सके, इसको देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।